सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और आप सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो फर्स्ट पार्ट में हम रेप्लिकेशन तक देख चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम आगे वाला पार्ट कर रहे होंगे जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हमारे पास जेनेटिक कोड, ये वाली सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी वहाँ पे कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई वॉइस फॉर टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल दैट, तो प्लीज कोऑपरेट करना। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। अभी हमने क्या बनाया था? डीएनए से क्या बना दिया था हमने? वापस क्या बना दिया था? रेप्लिकेशन करके हमने क्या बना दिया था? यहाँ पे वापस डीएनए बना दिया था। अब इस डीएनए से हमें आरएनए बनाना है ताकि हमारे प्रोटीन बन सके। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इस पे गवर्न करता है। कॉम्प्लीमेंट्री हमने बोला था कि एक जो हमारे पास न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होगा वो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है जी, ये बात हमने कर ली। अब इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। अब दो स्ट्रैंड थे हमारे पास डीएनए के, इनमें से सिर्फ एक ही होगा जो कोड करेगा आरएनए के लिए। अब ऐसा रीजन क्यों है? इसके दो रीजन दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। क्या बोल रखा है? वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए वो कोड करेगा। और और अगर मान लो ये हमारे पास डीएनए है, तो इसने अपना आरएनए बना लिया और इसने अपना आरएनए बना लिया, तो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। तो ये क्या कर लेंगे? हमारे पास डबल हेलिक्स आरएनए बना लेंगे, जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, फिर इसकी प्रोटीन नहीं बन पाएगा आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये इसने यही लिख रखा है, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं? एक प्रोमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी वहां पे, एक टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करती है इस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में? 5' to 3', ये डायरेक्शन याद रखनी है। ठीक है, एंजाइम याद रखना है। द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, द अब एक टेम्पलेट है और एक कोडिंग है। ठीक है, ये और ये 3' to 5' है, ये 5' to 3' है। ठीक है जी, इसके बाद बात करें द अदर स्ट्रैंड बता दिया 5' to 3' एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए इज रिफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं, प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 5' एंड अपस्ट्रीम। अब क्या होता है? प्रोमोटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे पास अपस्ट्रीम लोकेटेड है। विद रेफरेंस टू किसके देख रहे हैं हम? कोडिंग स्ट्रैंड के। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हम देख रहे हैं इसको कि वो 5' एंड पे प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट, प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। जहाँ पे आके हमारा आरएनए जुड़ेगा और वहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा, तो एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टर्मिनेटर कहाँ पे है? 3' एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करता है। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट करता है। देखो अब ये पूरा प्रोसेस है, ये आप डायग्राम बना सकते हो आपके सीबीएसई के पेपर में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद इनिशिएशन देख लेते हैं। ये हमारे पास 3' to 5' हो गया और ये 5' to हमारे पास 3' हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर हमारा इनिशिएशन फैक्टर होता है जहां से पूरा प्रोसेस शुरू होगा। और एक हमारे पास रो फैक्टर होता है जो कि हमारा टर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आके हमारा आरएनए जुड़ गया और ये आरएनए निकल रहा है। ये आरएनए बाहर निकल जाएगा जब हमारा टर्मिनेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन की। जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, ये हम बात कर चुके हैं कि एक डीएनए में क्या है? जीन्स लोकेटेड है हमारे पास। और ये फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए ऑफ आरएनए आल्सो डिफाइन अ जीन। सिस्टोन इज डिफाइंड एज, सिस्टोन की वैसे पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सिस्टोन क्या होता है। ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि कोड करता है फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अगर मान लो ये पूरा डीएनए है, इसमें से ये ऐसा सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, बस ये वाला पार्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोन। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन इस मोनोसिस्टोनिक हो सकती है जो कि यूकैरियोट्स में हो सकती है, और पॉलीसिस्टोनिक हमारे मोस्टली बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट्स में हमारे पास स्प्लिट बिटवीन कोडिंग सीक्वेंस होता है। हमारे पास क्या होता है? ये पूरा एक अगर मान लो चीज है, एमआरएनए है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? बीच बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं पूरे प्रोसेस में। तो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है।
द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है डेफिनेशन ऑफ जीन की। ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस आर डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स इवन दो दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं आरएनए के। क्या क्या टाइप्स है हमारे पास? क्या है? एमआरएनए प्रेजेंट होगा हमारे पास। क्या है? एमआरएनए है, टीआरएनए और आरआरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ठीक है, इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज द सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन द टेम्परेट स्टैंड डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेरिटी। इट शोज इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase is reached to the terminator region, the nascent RNA जो RNA बना है और RNA polymerase नीचे fall off कर जाता है. This results in the termination of transcription. ये पूरा प्रोसेस है। अब ये पूरा का पूरा अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन बताओ, तो वो डायग्राम बना के आना है और ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द एलोंगेशन प्रोसेस। इट एसोसिएट टेम्परली विद द इनिशिएशन फैक्टर, मैंने बताया था सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा और टर्मिनेशन पे रो फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, तो इसमें कोई प्रोसेसिंग का सिस्टम नहीं होता। इसके न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट हो जाएगी और वहीं पे इसका प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें कपल्ड होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कपल्ड होंगी, ये बात याद रखें। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ये प्रेजेंट है। ये ट्राइब इनके फंक्शंस दे रखे हैं, ये आपको देख लेने हैं। अब हमारे पास क्या है? इमेच्योर एमआरएनए प्रेजेंट हो चुका है। उसके अंदर हमारे पास क्या है? इंट्रोन्स भी प्रेजेंट है और उसकी मॉडिफिकेशन भी करनी है। तो कैसे करेंगे? द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए इज सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो इंट्रोन्स प्रेजेंट है उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स को ज्वाइन कर देते हैं। एचएनआरएनए अंडरगो एडिशनल उसकी फिर मॉडिफिकेशन करेंगे जिसमें हम कैपिंग और टेलिंग करेंगे। इन कैपिंग द अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट हम ऐड कर देते हैं 5' एंड पे, ये इंपॉर्टेंट है। और टेलिंग में हम एडेनिलेट रेसिड्यूज ऐड कर देते हैं 3' एंड पे टेम्पलेट स्टैंड के, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब क्या बन गया हमारे पास? एमआरएनए फुल्ली प्रोसेस्ड बन चुका है और उसको फिर हम लेके जाएंगे हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए हम उसको न्यूक्लियस से बाहर लेके जाएंगे ताकि उसका प्रोटीन बन सके। ठीक है, अब जीन कोड की बात कर लेते हैं। हमारे पास कोडिंग होते हैं और ये किसने दिया था? जॉर्ज गेमाउ ने दिया था। सजेस्टेड दैट द जेनेटिक कोड शुड बी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बनना चाहिए 4x4x4। तो ऐसे करके हमारे पास 64 बनेंगे। केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविन। अब ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। मार्शल निर्बन के बाद ये आपको याद रखने हैं, और कि कौन सा एंजाइम सीवियर ओकाया एंजाइम इन्होंने यूज किया था। ठीक है जी, साइलेंट फीचर क्या है जेनेटिक कोड के? कि एक ट्रिपलेट होता है जिसमें 61 कोडोन हमारे पास अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं और 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन होते हैं। और द कोड इज डीजेनरेट, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ठीक है जी, और कोड इज रीड और एमआरएनए इन अ कंटिन्यूअस फैशन में। ऐसी बात नहीं है कि हम रुक रुक के या फिर कोई पंचुएशन वहां पे यूज करेंगे, कोई भी वहां पे पंचुएशन प्रेजेंट नहीं होगी। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल होता है। ठीक है जी, अब एयूजी जो है वो एक उसके दो फंक्शन होते हैं कि मेथियोनिन के लिए कोड करता है और एक्ट करता है एज अ इनिशिएटर कोडोन, और ये हमारे पास क्या है? स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, म्यूटेशन की बात हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट, डिलीशन, इंसर्शन हम सब कुछ वहां पे कवर कर चुके हैं। उसके बाद अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आ गया। अब ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी एमआरएनए बने हैं वहां पे जो सीक्वेंस नीचे प्रेजेंट है उस सीक्वेंस को रीड करके हमारे पास क्या बनेंगे? अमीनो एसिड आएंगे, जुड़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फ्रांसिस क्रिक पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल that would read the code and bind to the specific amino acid. The tRNA then called the snRNA जिसको soluble RNA भी बोलते हैं was known before the genetic code was postulated. tRNA has an anticodon loop। अब एक स्ट्रक्चर की बात करता है। एंटीकोडोन मतलब मान लो ये हमारे पास mRNA प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंटीकोडोन लूप होगा किसका? tRNA का, जहाँ पे हमारे बेस पेयर ऐड होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? loop that has bases complementary to the code and it also has an amino acid receptor and to which the amino acid। अब अमीनो एसिड बाइंड होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा, तो एक साइड पे हमारा अमीनो एसिड बाइंड होगा और नीचे से कोडिंग रीड होगी और जब जाके हमारा प्रोटीन बनेगा।
For initiation, there is another specific tRNA that is called the initiate tRNA. There are no tRNA for the stop codon. ये आपका MCQ में पूछ सकते हैं. Secondary structure of tRNA looks like a clover leaf, though the actual structure is compact molecule which looks like a inverted L. ठीक है जी. ट्रांसलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं हम क्या होता है. ट्रांसलेशन refers to the processing or polymerization of amino acid to form a polypeptide. The order and the sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in the mRNA. वही बात है, प्रोटीन बनाना है, नीचे हमारा mRNA है, ऊपर यहाँ पे एंटीकोडोन लूप है, यहाँ से अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ से वो रीड करेगा और बताएगा कि कौन सा हमारे पास प्रोटीन बनेगा. यही बहुत सिंपल प्रोसेस है. इन द फर्स्ट फेज अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. सबसे पहले हम टीआरएनए को चार्ज करेंगे, जिसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द राइबोसोम. हमें पता है राइबोसोम क्या है, हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री है. राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आरएनएज होता है और 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं. इसकी दो सब यूनिट होगी और स्मॉल सब यूनिट पे हमारे पास एमआरएनए होगा. मान लो ये स्मॉल सब यूनिट है और ये बिगर सब यूनिट है, तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा टीआरएनए का एंटीकोडोन है, तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन रीड करेगा. ठीक है, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर द एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन करेगा. देयर आर टू साइड फॉर इन द लार्ज सब यूनिट सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड बाइंड करते हैं, जहाँ पे बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा. ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए इज फ्लैंक्ड विद द स्टार्ट कोडन. स्टार्ट कोडन से शुरू होगी AUG से, and the stop codon. The untranslated additional sequence on the mRNA are called the untranslated region. अब UTRs क्या होते हैं, देखो अगर मान ले पास हमारे पास ये है, हमारे पास AUG यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, पर ये वाला जो पार्ट है ये तो यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा, कुछ भी ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस पार्ट की हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही है और इसी पार्ट का हमारे पास प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे आके हमारा एंटीकोडोन लूप बाइंड होगा. तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया इसको हम UTR बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड एडिशनल सीक्वेंस. ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एट द बोथ 5' एंड पे भी बिफोर द स्टार्ट कोडन और दोनों एंड पे प्रेजेंट यहाँ पे है. यहाँ पे हमारा ये पूरा क्या है, सीक्वेंस है, तो ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा. द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन. ऐसे राइबोसोम मूव करेगा कोडोन टू कोडोन. अमीनो एसिड अमीनो एसिड क्या करेंगे, ऐड होते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी और वहां पे हमारे प्रोटीन बनते जाएंगे. एट द एंड अ रिलीज फैक्टर आता है जो बाइंड करता है स्टॉप कोडोन के साथ और टर्मिनेट करता है पूरे प्रोसेस को, जिससे हमारा पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बाहर निकल जाता है. ये पूरा आपका जो है प्रोसेस है ट्रांसलेशन का. ठीक है जी. अब रेगुलेशन देख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन की किस किस लेवल पे हो सकती है. Gene expression results in the formation of polypeptide. It can be regulated at several levels. In eukaryote, the regulation could be transcription level पे हो सकती है, processing level पे हो सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA जब न्यूक्लियस से निकाल के mRNA को बाहर लाए थे ट्रांसलेशन के लिए उस दौरान हो सकती है, या फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे हो सकती है. ठीक है जी, ये सारी बेसिक सी बातें हैं, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. लैकोपेरोन पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बनेगा. तो इसको पहले सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ. देखो हमारे पास क्या होता है, ये एक जीन प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इंड्यूसर है, ये ऑपरेटर है और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, ये कुछ ऐसी जीन्स है जो कि हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसाइलेज के लिए कोड करते हैं. ठीक है जी, जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है. अब अब क्या होगा, यहाँ से इंड्यूसर से हमारा रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, जहाँ से रिप्रेसर बना. अब ये रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर के साथ और आगे वाला सारा सिस्टम को बंद कर देगा, ऑफ कर देगा. ठीक है, तो हमारी ये चीज नहीं बन पाएंगे और ग्लूकोज या लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब क्या किया हमने, क्या किया, अब इंड्यूसर ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, ये रिप्रेसर बना दिया. अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंड्यूसर लाके एक चीज इंड्यूस करवा देंगे, लैक्टोज हम यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो लैक्टोज यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये इनएक्टिव हो गया. अब ऑपरेटर हमारा फ्री बैठा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये आगे जाके हमारी सारी चीजें बना देगा और वहां पे हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा. तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑन और ऑफ का सिस्टम है. इंड्यूसर आएगा, अगर आया तो हमारी चीजें बन जाएंगी, अगर नहीं आया तो हमारी चीजें नहीं बन पाएंगी. तो यही हमारे नोट्स में लिखा हुआ है. किसने दिया था ये याद रखना है, जैकोब और मोनोन ने दिया था. तो लैकोप्रोन बोलते हैं, लैक रिफर्स टू द लैक्टोज, एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन जिसको ओपेरोन बोलते हैं. लैकोप्रोन कंसिस्ट वन रेगुलेटरी जीन आई मैंने बोला, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती है Z, Y, A. आई जीन रिफर्स टू द इनहिबिटर
कोड्स फॉर द रिप्रेसर, ये क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। अब रिप्रेसर एमआरएनए मतलब ये ऑपरेटर को जाके शट ऑफ कर देगा, ठीक है। और अब इनहिबिटर ने एमआरएनए बनाया तो यहाँ पे हमने इंड्यूसर लगा दिया और इसको बंद करवा दिया यहीं पे, ठीक है। तो इनहिबिटर हो गया। कोड्स फॉर द रिप्रेसर, जेड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये मैंने बता दिया है किस किस के लिए क्या क्या चीजें कोड करती है। ऑल थ्री जीन प्रोडक्ट इन द लैकोप्रोन आर नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ operon. It is called the inducer. Regulation of lactoperon is regulation of enzyme synthesis by the substrate. Regulation of lactoperon by the repressor is negative regulation. However, lactoperon is under control of the positive regulation as well. देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अगर इंड्यूसर आ गया तो हमारे पास पॉजिटिव है, अगर नहीं आया तो नेगेटिव है। तो ऑन और ऑफ का सिस्टम चलता रहेगा, ये आपको बना के आना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैकोप्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है। ह्यूमन जीनोम पे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सारा कॉन्सेप्शनल है, मतलब रट्टे वाली चीज है, सारी डाटा बेस्ड चीजें हैं, क्या क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो वो बात देखनी है बस। मेथड्स की बात करिए, कैसे कैसे हमने ईस्ट का, ये हमारा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बता दो, बैक की फुल फॉर्म बता दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, ये भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो मैं एनसीईआरटी के पार्ट में करवा दूंगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। वैसे ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सीबीएसई, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आप देख लेना एक बार कि कौन कौन सा सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि सीक्वेंस बता दो क्या है। सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, उसके बाद डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कर देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर ब्लोटिंग करवा देंगे, फिर डिटेक्शन, ब्लोटिंग किससे करवाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज से कराएंगे, नाइलॉन मेम्ब्रेन, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करवा देंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। देखो हमारे पास हमें बताना है, न्यूक्लियोसाइड बताने हैं और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, ईन प्रेजेंट होगा पीछे, ठीक है, ईन प्रेजेंट होगा। अब बेसिस में एडेनिन आएगा, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। साइड में क्या आएगा, मैंने बताया ईन प्रेजेंट होगा तो साइटिडीन और ग्वानिसिन, ठीक है। अब ये बात कर रहा है इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या है, हमारे पास 20% साइटोसिन प्रेजेंट है, तो बता दो एडेनिन की क्या रेशो है। अब देखो जितना साइटोसिन प्रेजेंट है 20%, उतना ही ग्वानिसिन होगा, क्योंकि मैंने बताया इनका रेशियो 1 आता है और इक्वल रहती है। तो ग्वानिसिन क्या होगा, 20% होगा। ग्वानिन क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन 20-20% हो गए, तो बचे जो दो बेस पेयर हैं वो 60 होंगे। अब 60 में एडेनिन क्या होगा, 30% होगा, और हमारे पास क्या, जो दूसरे वाला है वो भी हमारे पास, थाइमिन जो है वो भी हमारे पास 30% प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं ये सीक्वेंस है, इसको आप 5' to 3' कॉम्प्लीमेंट्री बताना है बस। इसका ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जी होगा, टी का क्या होगा, सी होगा, जी का क्या होगा, ए होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, आरएनए में नहीं बताना। आरएनए में बताओगे तो हमारे पास यूरेसिल आ जाएगा थायमिन की जगह, ये याद रखना है। ये आ गया आरएनए पे बताओ, तो हमारे पास ए यू जी, एमआरएनए पे ए थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, सिर्फ ये चेंज करना है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, ए यू जी सी ए, थायमिन की जगह यू आ गया। तो ये बस याद रखना और कुछ चेंज नहीं करना। इसके बाद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताना है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ उसको, ये सारे क्वेश्चंस भाई ये सारी चीजें आपको करवा चुकी हूँ। राइबोसोम के वो बता दो फंक्शन, प्रोटीन के लिए हेल्प करता है और बाइंडिंग साइट होती है इसमें, जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। लैकोप्रोन मैंने बता दिया, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा कि अगर हम लैक्टोज हमारा खत्म हो चुका है तो क्या हमारा सिस्टम जो है ओपरोन वो शट ऑफ हो जाएगा। तो बिल्कुल, जब हमारा लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो हमारा सिस्टम शट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बताया था कि क्या इसके यूजेस है, तो पेटर्निटी डिस्प्यूट्स में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। कोई भी हमें हेरिडिटरी डिसीज के बारे में पता करना है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। और कोई भी क्राइम या लीगल परस्यूट के लिए हम यूज कर सकते हैं, और हिस्टोरिकल माइग्रेशन या इन्वेजन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक होती है फॉर डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक एरिया पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट प्रेजेंट है वो हमें पता लगाना है, तो वो होती है हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए यूनिक होता है, ईच पर्सन हैज अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट, हर एक का अलग अलग होगा। Unlike a conventional fingerprint that occur only on the fingertips that can be altered by surgery.
DNA fingerprint is the same for every cell, tissue and organ for a person. It cannot be changed by any treatment. ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। कल आपके लिए मैं इवोल्यूशन वाला चैप्टर लेके आऊंगी। तब तक के लिए रिवाइज करो इस पूरे सब्जेक्ट को, और मतलब पूरे चैप्टर को रिवाइज करो अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू गाइज। और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हसल करते रहे। जय हिंद, जय भारत।